वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सीटेट के एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, समावेशी शिक्षा के बहुत सारे टॉपिक मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में कवर किए हैं, लाइक गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो डिसेबिलिटीज क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती है। तो आज की इस क्लास में बेसिकली हमारा जो फोकस रहेगा वो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में रहेगा कि आखिर इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है, समावेशी शिक्षा होती क्या है। ठीक है, ठीक है, इन दो चीजों पे हमारा मेन फोकस रहेगा, इंक्लूसिव एजुकेशन और इसके अंदर आने वाले पार्ट्स क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो एक एसेंशियल क्लासरूम मॉडल होता है। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा क्लासरूम होता है जहां पर जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से आते हो, चाहे वो किसी भी कल्चर से आते हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से आते हो, चाहे उनकी लर्निंग एबिलिटीज कुछ भी हो, चाहे वो मेंटली डिसेबल्ड हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के हो, उन सभी बच्चों को आपको समान रूप से शिक्षा देना है। ठीक है, तो समान रूप से शिक्षा पे यहाँ पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो एक ऐसा क्लासरूम जहाँ पे सभी तरह के बच्चों को समावेशित किया जा सके, इंक्लूड किया जा सके और उनको बराबर तरीके से अकॉर्डिंग टू देयर नीड उनको सिखाया जा सके, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। और इस तरह का क्लासरूम होता है इंक्लूसिव क्लासरूम। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन पे आते हैं थोड़ा सा। इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ क्लासरूम मॉडल इन दिस क्लासरूम चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। ठीक है, स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं वो भी, ठीक है, विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज आर टॉट अलोंगसाइड स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज विदाउट लर्निंग डिसेबिलिटीज। मतलब जो स्पेशल बच्चे हैं, लाइक जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज है, उनको उन बच्चों के साथ सिखाया जा सकता है जिनको किसी भी प्रकार की कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज नहीं है। ठीक है, मतलब सभी को समान रूप से एक ही क्लासरूम में सिखाया जा सके, तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली समावेशी शिक्षा का क्लासरूम या समावेशी शिक्षा की कक्षा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम आगे बात करेंगे तो ये हिंदी में यहाँ पे लिखा है, बिना सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के साथ उनको पढ़ाया जा सके, मतलब जिसमें कोई लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं हो, उन बच्चों के साथ उन लोगों को सिखाया जा सके। ठीक है, चलिए अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि समावेशी शिक्षा को लाने के पीछे उद्देश्य क्या रहा है। ठीक है, आखिर इंक्लूसिव एजुकेशन के पीछे उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो एक कोट है, कोट ये कहता है कि सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, जो सेग्रीगेशन होता है, बेसिकली सेग्रीगेशन जो है वो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। सेग्रीगेशन करना है मतलब किसी को अलग कर देना, अलगाव कर देना, किसी को पृथक कर देना। ठीक है, तो ये जो पृथककरण होता है, सेग्रीगेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ये हमारे नेचर के लॉज के खिलाफ है। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा की परिकल्पना का निर्माण किया गया। ठीक है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात को बताया गया, ये इंक्लूसिव एजुकेशन की कंसेप्ट को हायर किया गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम। इसमें क्या होता है कि आप लोगों को किसी भी बच्चे को उसके कल्चर के आधार पर, मतलब चाहे बच्चा किसी भी कल्चर से आता हो, उसकी कोई भी संस्कृति हो, ठीक है, उसके अलावा बच्चे का रिलीजन कुछ भी हो, किसी भी प्रकार के किसी भी धर्म से वो आता हो, ठीक है, जेंडर मतलब कि वो आपको नहीं देखना है कि वो मेल है, फीमेल है, लड़का है, लड़की है, इससे परे होकर के हमको क्लासरूम में बच्चों को इंक्लूड करना है। उसके अलावा क्या है, लैंग्वेज का। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि बिना उसकी लैंग्वेज को देखे कि वो कौन सी लैंग्वेज को समझ सकता है, नहीं समझता है, कौन सा प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज से वो आया हुआ है,
ठीक है, कौन सी उसकी प्रमुख भाषा है, आपको ये सब चीजें नहीं देखना है और सारे बच्चों को समान रूप से सिखाना है। और कौन से पॉइंट इंक्लूड है, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है कि इसमें मेंटल एबिलिटी को भी आपको ध्यान में नहीं रखना है कि किसी की मेंटल एबिलिटी ज्यादा है, किसी की मेंटल एबिलिटी है कम है, तो चाहे ज्यादा हो किसी बच्चे का आईक्यू ज्यादा हो, चाहे किसी बच्चे का आईक्यू कम हो, आपको समान रूप से सारे बच्चों को एक क्लासरूम में इंक्लूड करना है। चलिए आगे बात करते हैं हम। चाहे बच्चों का इंटरेस्ट कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी चीज में हो, हमको बिना ये देखे सारे बच्चों को एक क्लासरूम में समान रूप से सिखाना है। ठीक है, तो बेसिकली अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग कल्चर से आए हुए बच्चे, ठीक है, अलग अलग रिलीजन से आए हुए, अलग अलग कास्ट से आए हुए, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, किसी भी टाइप के डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हो, चाहे मेंटल रिटार्डेड बच्चे हो, कैसे भी बच्चे हो, तो समावेशी शिक्षा क्या करती है, किसी को डिफरेंट नहीं करती है, सभी को समान रूप से शिक्षित करने पर ध्यान देती है। ठीक है, चलिए अब जब हम आगे बात करेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है, सेग्रीगेशन के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन के आगे बात करेंगे, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत सारे अंदर टॉपिक्स है। मैं उन टॉपिक्स को एक बार पढ़ा चुकी हूँ, लर्निंग डिसेबिलिटीज में पढ़ा चुकी हूँ, गिफ्टेड चिल्ड्रन में पढ़ा चुकी हूँ। तो अभी की क्लास में हम उनको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा एक बार और टच करेंगे, और इसके अलावा आगे जो भी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले कि इंक्लूसिव क्लासरूम जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन का क्लासरूम जो है, उसमें आपके चाहे बच्चे गिफ्टेड हो, चाहे बच्चे डिसेबल हो, चाहे बच्चे नॉर्मल हो, इन सबको आपको क्या करना है, इंक्लूड करते हुए आपको इनको पढ़ाना है। ठीक है, ये सारे बच्चे क्या रहेंगे, उस कक्षा में रहेंगे, और आपको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना उनको सेग्रीगेट किए सबको पढ़ाना है, सबको एक साथ सिखाना है। गेटिंग द पॉइंट। चलिए अब गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से चिल्ड्रन होते हैं, जो बहुत ज्यादा हाई आईक्यू वाले होते हैं। कितना आईक्यू होता है, मोर देन 140। जिन बच्चों का आईक्यू 140 से ज्यादा होता है, वो आपके कौन से में आते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड में आएंगे। तो आपकी क्लासरूम में जो समावेशी कक्षा होगी उसमें गिफ्टेड चाइल्ड भी होंगे। ठीक है, उसमें डिसेबल्ड चाइल्ड भी होंगे। डिसेबल्ड चाइल्ड कौन हो गए, आपके जो बिल्कुल मेंटली रिटार्डेड है, जिनको किसी प्रकार की कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, ठीक है, डिसकैल्कुलिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया। ठीक है, इस तरह की कोई भी समस्या है अगर बच्चों को, तो डेफिनेटली वहां पर आपको इन बच्चों को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, इसके बाद में जो हम बात करते हैं वो है नॉर्मल बच्चे। नॉर्मल बच्चे भी इसी क्लास में पढ़ेंगे आपके साथ में। नॉर्मल बच्चे जिनका आईक्यू कितना होता है, 90 to 110। तो 90 से 110 जो एवरेज आईक्यू के बच्चे हैं, वो बच्चे भी इस क्लासरूम में इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये एक समावेशी शिक्षा का समावेशी शिक्षा का एक तरह से प्रारूप है जो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, क्लियर, होपफुली आप लोगों को यहां तक बात समझ आ रही होगी। चलते हैं आगे की तरफ। चलिए अब है ना, जब हम आगे की साइड बात करेंगे, तो आगे की साइड जब आप बात करोगे तो हम देखते हैं कि एज अ टीचर आपका क्या रोल होना चाहिए। ठीक है, एज अ टीचर समावेशी कक्षा को लेकर के, जब एक क्लासरूम में भिन्न भिन्न बैकग्राउंड के बच्चे हों, अलग अलग जगह से आए हुए बच्चे हों, ठीक है, अलग अलग तरीके के बच्चे हो, अलग अलग नीड्स के बच्चे हो, कुछ स्पेशल नीड्स के बच्चे हो, कुछ डिसेबल बच्चे हो, तो एज अ टीचर आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, थोड़ी सी उस बारे में बात करते हैं। देन तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले आएगा कि टीचर को कैसा होना चाहिए। नंबर 1, सेंसिटिव होना चाहिए। ठीक है, टीचर मस्ट बी सेंसिटिव। सेंसिटिव होने का क्या मतलब है कि अगर आप उस क्लास में पढ़ा रहे हो, तो आपके अंदर इतनी सेंसिटिविटी होना चाहिए कि जो बच्चा उतना अच्छे तरीके से नहीं सीख पा रहा है, या थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा है, या लैक कर रहा है पढ़ने में, सीखने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, किसी भी तरीके का, तो आपको उसकी प्रॉब्लम दिखे, आपको उसकी प्रॉब्लम समझ आए, और आप अपना जो पढ़ाने का तरीका है, आपकी जो टीचिंग मेथड्स है, वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो बच्चा अपने आप को सेग्रीगेट महसूस ना करे। ठीक है, वो बच्चा ये महसूस ना करे कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब लोग बहुत आगे जा रहे हो, मैं पीछे छूट रहा हूं। तो ये एज अ टीचर, जब हम इंक्लूसिव क्लासरूम को पढ़ा रहे होते हो, तो हमारा सेंसिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें हर एक बच्चे की नीड की को समझना है,
हर एक बच्चे की साइकोलॉजी को समझना है और साइकोलॉजी को समझते हुए उनकी जो कोई भी प्रॉब्लम हो उससे रिलेट करते हुए पढ़ाना है। ठीक है, ले सपोज कोई हाई आईक्यू वाला बच्चा है, वो कोई भी प्रश्न बहुत जल्दी कर लेगा। ठीक है, एकदम से क्या रहेगा, हाई अलर्ट मोड पे रहता है। ठीक है, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं जिनका आईक्यू जो है वो नॉर्मल या एवरेज आईक्यू वाले बच्चों से ज्यादा होता है। लेकिन वहीं पे अगर किसी बच्चे को कुछ डिसेबिलिटी है, कुछ स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, तो आपको क्या करना है, एक कॉमन तरीके से पढ़ाना है जहां पे सब आ जाए। और अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में नहीं सीख पा रहा है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कुछ मेथड्स, कुछ स्पेशल टीचिंग मेथड्स उन बच्चों के लिए अप्लाई करें, ताकि उन बच्चों को भी सिखाया जा सके, उन बच्चों की भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। और ये वाला काम आप तभी कर सकते हैं जब आप पूरी तरह से सेंसिटिव होंगे, मतलब आपको सेंसिटिविटी होगी कि नहीं यार बच्चे नर्वस होंगे, आगे की क्लास में आएंगे नहीं, कंटिन्यू नहीं करेंगे, सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, और अगर नहीं कंटिन्यू करेंगे, नहीं सीखेंगे, तो बच्चे का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, आगे चल करके इसको प्रॉब्लम आएगी। तो जब आप में इतनी सेंसिटिविटी होगी तो डेफिनेटली आप जो इंक्लूसिव क्लासरूम है उसको बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। तो ये फायदा होता है इंक्लूसिव क्लासरूम का। एज अ टीचर आपका सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है, संवेदनशील होना जरूरी है। चलते हैं आगे की तरफ, जो कि है आपका एक टीचर का ना विदाउट बायस होना चाहिए। विदाउट बायस होना का मतलब आपको बच्चों के साथ सेग्रीगेट नहीं करना है। ठीक है, एज अ टीचर आपके अपने कुछ भी बिलीफ हो सकते हैं, आप किसी पर्टिकुलर चीज को पसंद कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज को पसंद नहीं करते, आप पर्टिकुलर बातों को फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर बिलीफ को फॉलो करते हैं। कुछ बिलीफ आपको पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस बिलीफ को फॉलो करते हैं उस बिलीफ से रिलेटेड बच्चों के साथ आप बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उससे अपोजिट बिहेवियर के या उससे अपोजिट बिलीफ के बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को आप सेग्रीगेट कर रहे हो, उनके साथ में आप क्या कर रहे हो, पार्शियलिटी कर रहे हो। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको सारे बच्चों को, लेट्स सपोज किसी बच्चों को कुछ स्पेसिफिक चीज खाना पसंद है जो आप नहीं खाते हो, पर्सनली आपको नहीं पसंद है, तो आपको इन सब छोटी छोटी चीजों के आधार पे बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, बच्चों को अलग नहीं करना है, सभी बच्चों को आपको साथ में लेकर के चलना है। ठीक है, तो आपको एज अ टीचर बायस्ड नहीं होना है अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर के। डन। तो यहाँ पे एज अ टीचर आपकी भूमिका होती है कि आप न्यूट्रल होकर के सिर्फ और सिर्फ बच्चों के डेवलपमेंट पे, उनके फ्यूचर के, उनकी शिक्षा की, उनकी लर्निंग के ऊपर ध्यान दें, न कि बायस होकर के कुछ बच्चे अलग कर दिए, कुछ बच्चे अलग कर दिए, या फिर आपने अपनी मर्जी से कुछ जो बच्चे हाई आईक्यू है, जो जल्दी सीख रहे हैं, उनको अलग कर दिया, उनको अलग से सिखा दिया, जो नहीं सीख पा रहे उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, या जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं उनको कह दिया कि इनको सिखा दो और आपकी ड्यूटी कंप्लीट हो गई। तो इट्स नॉट अ राइट वे। ठीक है, एज अ टीचर आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी बच्चों को ध्यान दें, हर एक बच्चे पे आपकी पूरी नजर हो, और बिना किसी बायस के आप हर एक बच्चे को जितनी उसकी जरूरत है उसके हिसाब से मदद कर सके, उसको पढ़ा सके, उसको सिखा सके। ठीक है, तो यहाँ पे बायसनेस की कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, जब इंक्लूसिव क्लासरूम की बात होगी तो सभी को साथ में लेकर के चला जाएगा, सभी के हिसाब से उनकी जरूरतों को देखते हुए उनके साथ में काम किया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा। ठीक है, होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। आगे जो अगला टॉपिक है, मतलब जो हमको ध्यान रखना है, तो आप एक बार याद रखिएगा, आपके टीचर सेंसिटिव होना चाहिए, कोई बायस नहीं होना चाहिए, है ना। एक दो पॉइंट अगर हम ऐड करेंगे तो क्या ऐड कर सकते हैं कि टीचर को जो है ना वो थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होना चाहिए, वार्मथ होना चाहिए। ठीक है, पर्सनैलिटी इस तरीके की होना चाहिए टीचर की कि उससे टीचर से आकर के बच्चे अपनी बात शेयर कर सके या क्वेश्चन कर सके। अगर आपने बिल्कुल डर वाला माहौल बना रखा होगा, स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी होगी, तो बच्चा अपने कंफ्यूजन, अपने डाउट्स पूछेगा ही नहीं आपसे, डर डर के रह जाएगा। ठीक है, तो बच्चा कैसे सीखेगा। गेटिंग द पॉइंट। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट वन। अगली बात करेंगे हम लोग, तो बात करते हैं कि इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है। ठीक है, इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है। तो इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड एजुकेशन बेसिकली बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अगर हम इंक्लूसिव शिक्षा की बात करेंगे, यानी कि समावेशी शिक्षा की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो जब आप समावेशी शिक्षा की बात करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे आपको
सारे बच्चों को इंक्लूड करना है, ठीक है, चाहे वो गिफ्टेड हो, चाहे वो नॉर्मल हो, ठीक है, चाहे वो कैसा हो, नॉर्मल हो, ठीक है, चाहे वो आपका गिफ्टेड हो, नॉर्मल हो, लर्निंग डिसेबिलिटीज हो, चाहे उसको, सारे ही बच्चों को आपको साथ में इंक्लूड करना है और बच्चे के, हर एक बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा देनी है, उनको एडुकेट करना है, ठीक है। इतनी सी बात समझ आई। वेर इज जब हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करेंगे तो इट्स ऑल अबाउट सेटिंग या एनवायरमेंट, ठीक है, किसकी बात करता है, सेटिंग या एनवायरमेंट की, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ आपने बच्चों को एडमिशन दिला दिया, ठीक है, बच्चों को एडमिशन दिला दें, यहाँ पे बच्चे की जो नीड है या बच्चे की जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ एनवायरमेंट पे फोकस किया जाता है, यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी को पूरा किया जाता है कि चलो ठीक है सारे बच्चे, इनको एडमिशन दे दिया। कोई भी बच्चा है, चाहे रिलीजन का, उसके आधार पर उसके साथ में बेस, उसके आधार पर उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उनको क्या किया जाएगा, सबको एडमिशन दे दिया, सबको जो एसेंशियल चीजें होती हैं प्रोवाइड करने की, ठीक है, तो वो दे दी। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल जो स्पेशल बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनको दिव्यांग बोलते हैं, ठीक है, दिव्यांग बच्चों के लिए कोई स्पेशल एनवायरनमेंट की जरूरत है, स्पेशल स्ट्रक्चर की जरूरत है, तो वो इसमें ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करेंगे तो बहुत सारी जगह इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है बेसिकली, कि अगर स्पेशल नीड का बच्चा है तो उसके लिए एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन क्या होना चाहिए, वहां का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वहां का कल्चरल एनवायरनमेंट या वहां का जो सेटिंग है, सेटअप है, वो बच्चों की नीड के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे बेसिकली इंटीग्रेटेड एजुकेशन। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। थोड़ा सा अगर और डीप में देखें तो जिस जिस तरह से आपकी बात करेंगे ना, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो बच्चे की, हर एक बच्चे की इंडिविजुअल नीड पे फोकस करती है। लेकिन जो आपका कौन सा सिस्टम है, इंटीग्रेटेड, वहां पे जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाती है कि सारे बच्चे, ठीक है, उनको आपने एडमिशन दिलवा दिया, ठीक है, या उनके फॉर्म फिल कर दिए, ठीक है, या फिर सारे बच्चे क्लासरूम में आ रहे हैं और अपना एनरोलमेंट दे रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो वहां का एनवायरमेंट है या वहां का सेटिंग्स है या वहां का स्ट्रक्चर है, ठीक है, थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इंटीग्रेटेड एजुकेशन में एक तरह से फॉर्मेलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंक्लूसिव एजुकेशन। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका, क्या गया, गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात करेंगे थोड़ा सा। जब भी हम इनकी बात करेंगे तो हम गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात जरूर करेंगे। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं, ठीक है, वो बच्चे जिनका आईक्यू कितना होता है, 140 से ज्यादा होता है, ठीक है, 140 और मोर देन 140, और मोर देन इट, ठीक है। जो आईक्यू होगा वो 140 होगा या 140 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन में आते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन का एक वीडियो मैं ऑलरेडी कवर अप कर चुकी हूँ, तो अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो उसमें आपको गिफ्टेड चिल्ड्रन की सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से दी गई है, आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ी शॉर्ट में बात करूंगी गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में। बेसिकली गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं उनका आईक्यू क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, 140 या उससे ज्यादा का उनका आईक्यू होता है। और इतना आईक्यू होने के बाद में क्या होता है कि आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो हाईली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, क्लियर। और उनका जो अटेंशन स्पान है वो भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब कि बहुत तेज होते हैं। जो काम एक नॉर्मल स्टूडेंट करने में अगर 2 to 3 आवर्स ले रहा है, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन उसको करने में सिर्फ 10 to 20 मिनट्स में उस काम को कर देंगे। कुल मिलाकर के बात यह है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन जो कुछ भी आप उनको सिखाओगे वो बहुत जल्दी से सीख जाएंगे, क्विकली, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, अगर आपने उन पर ध्यान नहीं दिया तो बच्चे बोर हो जाएंगे, या उनकी जो हाइपर क्रिएटिविटी है, जो उनकी हाई इंटेलिजेंट है, वो उनको किसी गलत काम में या गलत चीजों की तरफ मोड़ देगी, तो उनकी इंटेलिजेंस जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसे बच्चों के लिए जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए हमको बच्चों के लिए किस तरह का क्लासरूम रेडी करना चाहिए, किस तरह का करिकुलम होना चाहिए, बिल्कुल एनरिच्ड करिकुलम उन बच्चों के लिए रेडी करना चाहिए।
अब एनरिच्ड करिकुलम क्या होता है बेसिकली? एनरिच करिकुलम वो होता है जिसमें बच्चों की नीड के हिसाब से, जो ये गिफ्टेड चिल्ड्रन है, इनकी नीड के हिसाब से अलग अलग तरीके की एक्टिविटी, जिससे उनकी जो आईक्यू है, उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनका जो अटेंशन है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उसको सही डायरेक्शन में डायरेक्ट किया जा सके। तो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज, अलग अलग तरीके के एक्स्ट्रा जो करिकुलम एक्टिविटीज होना चाहिए, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। ये ऐसे बच्चे हाई ऑर्डर स्किल्स से सीखते हैं। इन ऐसे बच्चों के लिए हॉट्स के क्वेश्चन रेडी किए जाते हैं, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इन लोगों के लिए रेडी की जाती है। तो इस तरह से गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए क्या होना चाहिए? एक इंक्लूसिव एनरिच्ड करिकुलम रेडी किया जाना चाहिए, ताकि इन बच्चों की इंटेलिजेंस को राइट डायरेक्शन में बढ़ाया जा सके। ठीक है, और इनको और भी बेहतर तरीके से सिखा करके काफी अच्छा डेवलप्ड पर्सन बनाया जा सके। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो ये वाली बात आप लोगों को याद रखना है। कितना आईक्यू होता है? मोर देन 140। ठीक है, एनरिच करिकुलम इन बच्चों के लिए होना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर आप लोगों ने एनरिच ये वाला इस तरीके से अगर गिफ्टेड चिल्ड्रन के की बच्चों की नीड के हिसाब से करिकुलम रेडी नहीं किया, तो क्या होता है? बच्चा थोड़ी देर में बोर हो जाएगा। ठीक है, बोर हो जाएगा, या फिर कुछ ना, उसकी जस्ट बिकॉज उसकी नीड ज्यादा है, उसका आईक्यू ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेगा। तो अगर वो राइट डायरेक्शन में कुछ चीजें नहीं सीख पाएगा, तो फिर वो गलत डायरेक्शन में जाकर के बहुत सारी गलत चीजें भी सीख सकता है, उसमें भी इंडल्ज हो सकता है। ठीक है, तो हमको बच्चों को इस तरह का क्लासरूम प्रोवाइड करना चाहिए, इस तरह का माहौल प्रोवाइड करना चाहिए कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है वो अच्छे से अपनी एजुकेशन को सीख सके, अपने एजुकेशन को पूरी करें, और इसके अलावा जो कुछ उनकी नीड है उसको भी फुलफिल किया जा सके। गेटिंग द पॉइंट? Let's go ahead and we'll discuss about creativity। क्या है ना, क्रिएटिव क्या होता है? देखिए, क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट कि कोई भी एक चीज है उसको नए तरीके से आप किस तरह से देख रहे हैं। ठीक है, किसी एक सिचुएशन में कोई नई चीज आप किस तरह सोच पा रहे हैं। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर चीज का, एक नॉर्मल चीज का आप नए नए तरीके से किस तरह से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो इस चीज को बोलते हैं क्रिएटिविटी। ठीक है, अब जब क्रिएटिविटी की बात करेंगे तो आपके जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है ना, वो बहुत हाईली क्रिएटिव भी होते हैं। क्रिएटिव होने का मतलब क्या होता है बेसिकली? कि वो कोई भी एक चीज को अलग अलग नए नए तरीके से सोचते रहते हैं कि इस चीज को और किस तरीके से अच्छा किया जा सकता है, और अलग तरीके से किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। और जब क्रिएटिविटी की बात करेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी। मैं यहाँ पे एक ही की बात कर रही हूँ, वो है डाइवर्जेंट क्रिएटिविटी। जब क्रिएटिविटी चाहिए होती है तो उसके लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग की जरूरत होती है। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है बेसिकली? अब सारी सोच या अब सारी विचार, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा एक पर्सनल चीज का, या एक वस्तु का, या एक ऑब्जेक्ट का, या एक सिचुएशन का, या एक पर्सन को लेकर के कई तरह के आइडियाज निकाल सकता है। मतलब एक जगह से, एक पॉइंट से वो कई दिशाओं में, अलग अलग डायरेक्शन में सोच सकता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे आपने बोला बच्चे को कि लेट्स सपोज कि आपको कहाँ जाना है, आपको दिल्ली जाना है, अपने घर से कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। ठीक है, तो जब बच्चे को आप बोलोगे कि दिल्ली जाना है, बताइए किस किस तरीके से जा सकते हैं, तो बच्चा दिमाग लगाएगा कि ना बाय बस जा सकते हैं, बाय कार जा सकते हैं, बाय बाइक जा सकते हैं, ठीक है, बाय प्लेन जा सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में बच्चा सोच रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में सोचना, ये होता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। चलते हैं आगे की तरफ। तो ये वाली चीज आप लोगों को याद रखना है, क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट कि कितना नए तरीके से चीजों को सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट मैंने ऐड करवाया आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग का। डाइवर्जेंट थिंकिंग आप लोग याद रखिएगा कि ऐसी थिंकिंग जो सभी दिशाओं में एक साथ सोच सकती है। ठीक है, ऐसी सोच जो अलग अलग डायरेक्शन में चलती हो, अलग अलग डायरेक्शन में जाकर के अलग अलग आइडियाज पे विचार कर सके, वो होती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग किसके लिए जरूरी होती है? क्रिएटिव लर्निंग के लिए, क्रिएटिविटी की। ठीक है, बात समझ आ गई। अब जब हम इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें एक पॉइंट और आता है आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लर्निंग डिसेबिलिटीज को
पढ़ेंगे। वैसे ये टॉपिक मैं कवर अप कर चुकी हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा और आइडिया आप लोगों को दे देती हूँ ताकि इस चीज को आप और अच्छे से समझ सके। ठीक है, चलिए। चलिए, थोड़ा सा हम इस वाले पॉइंट को और देखेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती है। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज को एक एक बार और कवर करेंगे, देन हम लोग इस टॉपिक को एंड करेंगे। क्लियर? चलिए, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि इसको इससे रिलेटेड वीडियो में पहले बना चुकी हूँ। एक बार अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा ताकि ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर रही हूँ जस्ट बिकॉज क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है। ठीक है, चलिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती है बेसिकली? ठीक है, अ डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और स्किल। ठीक है, किसको बोलते हैं? उस चीज को बोलते हैं जहां पे कोई भी चीज, डिसेबिलिटी उस चीज को बोलते हैं जो आपकी किसी भी चीज को सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कोई स्किल हो, चाहे वो कोई नॉलेज हो, उसको अक्वायर करने में, उसको अर्जन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो डिसेबिलिटी होती है। बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ की डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम अफेजिया की बात करते हैं तो अफेजिया क्या होता है? इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज होता है। ठीक है, इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज क्या होता है बच्चों? इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज कि उस बच्चे को जिसको अफेजिया है या डिसफेजिया है, दोनों एक ही बात होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए याद रखिएगा। अफेजिया डिसफेजिया को बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिनको बोलने में से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? उनको अफेजिया होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग कि डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया बेसिकली क्या होता है? डिसलेक्सिया इज ऑल अबाउट अ लर्निंग डिसऑर्डर या लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी होने के साथ साथ ये मुख्य रूप से इस बात पे काम करती है कि जिस इंसान को, जिस बच्चे को डिसलेक्सिया होगा उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। वो है ना, सा को वॉस पढ़ लेगा, ठीक है, डॉग को गॉड पढ़ लेगा। ठीक है, कुल मिलाकर के उसको वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। जैसे सा को वो क्या पढ़ सकता है? वॉस पढ़ सकता है। ठीक है ना, डॉग को पढ़ लेगा, भाई गॉड पढ़ लेगा। ठीक है, तो उसको बेसिकली इन सब चीजों में डिफरेंस नहीं दिखता है। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट रीडिंग प्रॉब्लम, रीडिंग डिसेबिलिटी जिस बच्चे को होती है उसको डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में अगर आपसे डिसलेक्सिया का क्वेश्चन पूछे और वहां पे रीडिंग वाला ऑप्शन ना हो तो, लेकिन वहां पे अगर राइटिंग वाला ऑप्शन हो तो आप उसको सही टिक कीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा जो बच्चा अगर ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है तो वो लिखेगा कैसे ठीक तरीके से? तो आप फर्स्ट तो याद रखिएगा रीडिंग से रिलेटेड, और सेकंड याद रखिएगा कि राइटिंग से रिलेटेड भी डिसलेक्सिया में लक्षण या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? चलिए आगे की तरफ चलते हैं फटाफट से। अगला है आपका हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया इज अ सिंड्रोम दैट कैरेक्टरिस्टिक बाय अ चाइल्ड्स प्रीकॉशियस एबिलिटी टू रीड, ठीक है, far above what would be expected, their significant difficulty in understanding and using verbal language। ठीक है, कुल मिलाकर के होता है, इसको आप याद रखिएगा कि जो आपका हाइपरलेक्सिया है उसमें भी वर्बल स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक बड़ा डिसलेक्सिया, एक बड़ा हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया में भी आपको किस तरह की प्रॉब्लम होगी? वर्बल रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। ये देखिए, ये कीवर्ड याद रखिएगा, जो वर्बल लैंग्वेज है उसको यूज करने में आपको प्रॉब्लम होगी, जो कुछ भी आप बोल रहे हो उससे रिलेटेड आपको इसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इतना सा याद रखिएगा, मोर देन सफिशिएंट है। ये वाला वैसे एग्जाम में इतना पूछते नहीं है, जस्ट बिकॉज ये था तो मैंने मेंशन कर दिया। देन चलते हैं आगे की तरफ। आगे डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया में याद रखिएगा कैलकुलेशन है। ठीक है, कैलकुलेशन हम किस में करते हैं? मैथ में करते हैं। ठीक है ना, मैथ में करते हैं ना। तो डिसकैलकुलिया इज ऑल अबाउट कि जिन बच्चों को मैथ को सॉल्व करने में जो प्रॉब्लम होती है, गणना करने में, सवाल को सॉल्व करने में, सम करने में, माइनस करने में, इन सब में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम डिस्ग्राफिया को। डिस्ग्राफिया में याद रखना ग्राफ आता है, आपको पता है ना, इस तरह का ग्राफ होता है। ठीक है, और उस ग्राफ पे हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ चीजें प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ से रिलेटेड ग्राफ पे क्या करते हैं? लिखते हैं, कुछ ना कुछ ड्रॉ करते हैं। तो डिसग्राफिया इज ऑल अबाउट राइटिंग प्रॉब्लम। जिनको लिखने में समस्या होती है उनमें क्या होता है? उन लोगों को प्रॉब्लम होती है डिसग्राफिया की। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी कि डिसग्राफिया इज ऑल अबाउट
राइटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, चलिए, या राइटिंग डिसेबिलिटी। अब डिस्पेक्सिया, डिस्पेक्सिया को अप्रेक्सिया भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो डिस्पेक्सिया या अप्रेक्सिया में क्या होता है, बेसिकली मोटर मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम या मसल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बच्चा क्या करता है, बच्चा शूज की जो लेस है उसको नहीं बांध सकता, बच्चा बटन नहीं लगा सकता, बच्चा टाइट नहीं बांध सकता, ठीक है। सारी चीजें जो मोटर मूवमेंट होते हैं मसल्स के, उसमें बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए वर्ड यूज करते हैं कि उनको डिस्पेक्सिया होता है या अप्रेक्सिया होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अप्रेक्सिया इज ऑल अबाउट मोटर मसल मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, या मसल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। देन मसल का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, ठीक है। चलिए, फिजिकल टास्क नहीं कर पाता बच्चा। चलिए आगे बात करेंगे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में डिस्मॉर्फिक याद रखेगा, डिस्मॉर्फिक इज ऑल अबाउट कि बच्चा शेप में कंफ्यूज होता है, दो शेप को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। अगर आपने बच्चे को एक बार पिकॉक दिखाया, एक बार हेन दिखाई, तो बच्चा उन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। बच्चा बोलेगा पिकॉक को भी हेन बोल देगा, हेन को भी पिकॉक बोल देगा, ठीक है। तो दो अलग अलग शेप में बच्चा डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, किसमें, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में। चलिए आगे हम बात करेंगे एडीएचडी की बात करेंगे। एक तो इसका याद रखिएगा फुल फॉर्म, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब एडीएचडी। तो एडीएचडी में क्या होता है, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, अटेंशन डेफिशिएट। मतलब ऐसे बच्चे जिनका अटेंशन स्पान बहुत पुअर है, मतलब जो एक चीज पर बहुत ज्यादा देर तक ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है। तो अटेंशन डेफिशिएट। अगला है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी मतलब बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होगा, कभी यहाँ कभी वहां, इधर से उधर, मतलब एक जगह टिक करके बच्चा बैठ ही नहीं सकता, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हाइपर एक्टिव, ठीक है। तो बच्चे में अटेंशन की कमी होगी और वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होगा, तो इस तरह का जो डिसऑर्डर होता है वो एडीएचडी होता है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की साइड बात करेंगे हम लोग। आगे की साइड अगर हम बात करेंगे तो ऑटिज्म, ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए याद रखिएगा कि ये बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ठीक है, सोशल नहीं हो पाते, ठीक है, सोसाइटी से रिलेशन बिल्डअप नहीं कर पाते, दोस्तों से बात नहीं कर पाते, दोस्त बना नहीं पाते, ठीक है। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम जो होती है वो किसके साथ होती है, ऑटिज्म वाले बच्चों को होती है। दो बातें याद रखें, इनको सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आती है, दूसरा जो है इन बच्चों को कम्युनिकेशन करने में, बात करने में दिक्कत आती है। एस्पर्जर सिंड्रोम जो है ना, वो भी इसी का ही पार्ट है, याद रखेगा। चलिए अगला है सेरेब्रल पाल्सी। क्या होती है, सेरेब्रल पाल्सी जो होती है वो एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कब होता है, जब आपको क्या बच्चे को ब्रेन डैमेज हुआ हो या ब्रेन में चोट लगी हो। तो जब ब्रेन में चोट लगी होती है तो बच्चा क्या नहीं कर पाता है, बॉडी मूवमेंट ठीक से नहीं कर पाता है या मसल कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा किसके साथ में, जब मैंने आपको अप्रेक्सिया सिखाया था, अप्रेक्सिया में कोई माइंड पे चोट नहीं लगी होती तब भी वो उसमें मसल कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, और यहाँ पे आपका ब्रेन डैमेज होता है और डैमेज होने के बाद में मसल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है, इसका कुछ क्वेश्चन है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं लास्ट वन और आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है आखिर उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाएगा, और ठीक है। अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे तो आप जब इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको क्या होना है, आपको सेंसिटिव होना है, ठीक है। मतलब एक टीचर सेंसिटिव होगा। दूसरा क्या होगा, आप लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों डिस्क्रिमिनेशन फ्री होकर के आपको क्लासरूम लेना है। तो क्या होता है, आप एक टीचर क्या होगा, सेंसिटिव होगा, सेंसिटिव होकर के क्लास लेगा। दूसरा, टीचर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, सेग्रीगेशन नहीं करेगा। किस बेसिस पे, कल्चर, रिलीजियन, सेक्स, इन सब के आधार पे टीचर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, किसके साथ में, बच्चों के साथ, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से बच्चों को शिक्षा देंगे तो डेफिनेटली इसके इम्प्लीमेंट के बाद में एक बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा, जिसमें सारे ही बच्चे एक क्लास में सीख करके क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, चीजों को बारीकी से और बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। तो
तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। होपफुली आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कीजिएगा, आपको जरूर रिप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको सीटेट के किसी भी सब्जेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप बताइएगा, आप इसके बारे में भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके और आपकी सीटेट की तैयारी जो हो रही है उसकी जर्नी को थोड़ी सी आसान बनाया जा सके। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए हार्ड वर्क करते रहिए, मेहनत कीजिए। एग्जाम आने वाली होपफुली बहुत जल्दी आने वाले एग्जाम सीटेट एग्जाम जो है उसके फॉर्म आ जाएंगे, तो आप प्लीज मेहनत करते रहिए। और कुछ भी आपको समस्या हो तो नीचे बताइएगा, यहाँ से आपको जो कुछ भी हेल्प की जा सकती है वो जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।